नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर। इस समय हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और भारत की नदियों में कल हमने आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में लास्ट में बताया था कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी नदियां आती हैं। आज हमें उसे थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना है, उसके बारे में कुछ नोट भी करेंगे हम लोग और उसके बारे में कुछ अन्य चीज़ें जो कल मैं आपको बताया था मौखिक रूप से उसको मैं नोट करा दूँगा आज और डिटेल में भी नोट करेंगे, सब कुछ करेंगे आज हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिंधु नदी तंत्र में मुख्य नदी तो सिंधु नदी है, लेकिन इसमें दाईं ओर से श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, जुड़ती हैं। और बाईं ओर से देखा जाए तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये नदियां आगे मिलते हुए पंचनद में जाकर के ये मिल जाती हैं और पंचनद फिर के नाम से मिठान कोट में जाकर के मिल जाती हैं। अब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। लद्दाख को काट करके ये भारत का सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है। ठीक है, तो पहले इस चीज को हम लोग नोट करेंगे, इसके बाद तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम इस बात को नोट कर लेते हैं, इस बात को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंधु नदी, सिंधु नदी का दूसरा नाम है इंडस रिवर। इसे इंडस रिवर भी कहते हैं, सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते हैं। और इंडस शब्द जो है ये इसी इंडस शब्द से ही इंडिया शब्द निकला हुआ है, इंडस से ही इंडिया शब्द आया हुआ है। तो इंडस रिवर या सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में अब कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले लिखिएगा कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, इसका स्रोत क्या है। कल बताया था बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। स्रोत, इसका स्रोत क्या है तो स्रोत है बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर के निकट, तिब्बत में मानसरोवर के निकट, मानसरोवर के निकट, मानसरोवर के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ये इसका स्रोत है, मतलब ओरिजिन, सोर्स या स्रोत या ओरिजिन या प्रारंभ, कुछ भी कहिए, बात एक ही है कि कहां से निकलती है। तो मानसरोवर के पास से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के पास से निकलती है। यह कहां कहां बहती है तो तिब्बत में बहती है, तिब्बत, भारत व पाकिस्तान में बहती है। तिब्बत, भारत व पाकिस्तान में, तिब्बत, भारत व पाकिस्तान में बहती है। तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है और पाकिस्तान में बहती है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में ये नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में ये नदी बहती है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज के माध्यम से प्रणाम भेजा है। बिल्कुल, आप सभी लोगों को अनेक अनेक आशीर्वाद, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। ठीक है, आप लोग के इस प्रेम के लिए, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज इस तरह से भी किया है कि प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए कि सिलेक्शन हो जाए, और भी इस तरह का कि बस किसी तरह मैं पास हो जाऊं इस बार। तो निश्चित रूप से आप मेहनत करिए, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि नहीं, सिलेक्शन होगा। पहले तो अपने आप को सकारात्मक बनाना है। ठीक है, और जैसे ही सकारात्मक आप बनाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ आपके व्याप्त होने लगेगी और उसका फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शुरू करते हैं। तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, इसके बाद
देखिए, सिंधु का सिंधु का अपवाह क्षेत्र, सिंधु का अपवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से जिसमें से 3 लाख 3,21,000 3,21,000 लगभग 870 वर्ग किलोमीटर भारत में है। भारत में है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सिंधु का पूरा अपवाह क्षेत्र है, सिंधु का पूरा अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल हमने आपको बताया है। एक सेकेंड, यहां पर एक मिस्टेक है, 289 होगा ना। 3,21,289 वर्ग किलोमीटर भारत में है, ठीक है। तो इस सिंध का तो पूरा अपवाह क्षेत्र है। इसके बाद नोट करिएगा, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को लद्दाख श्रेणी को काटकर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत का सबसे गहरा गॉर्ज भारत का सबसे गहरा गॉर्ज जिसका नाम है बुंजी गॉर्ज बुंजी गॉर्ज बनाती है बुंजी गॉर्ज बनाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी को काटती है और भारत का सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, ठीक है ना। भारत का सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, भारत का सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, ठीक है। इस तरह से लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत का सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, जिसका नाम है बुंजी गॉर्ज। तो बुंजी गॉर्ज बनाती है। इसके बाद लिखेंगे, यह नदी लद्दाख एवं लद्दाख एवं यह नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, ठीक है। तो यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था। अब इसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो सहायक नदियों में आप सबसे पहले दाहिनी ओर से मिलने वाली श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल, और बाईं ओर से मिलने वाली झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। लेकिन बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में हम लिखेंगे, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में एक लिखेंगे जास्कर और दूसरा लिखेंगे पंचनद, और पंचनद में ही ब्रैकेट में हम लिख लेंगे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सब मिलाकर के पंचनद बनती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहां पर नोट करेंगे। चलिए तो लिखते हैं इस चीज को, सिंधु नदी के बारे में अगला बिंदु। सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों में आप देखिए, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, आप इन पर ध्यान दीजिएगा। सिंधु की सहायक नदियों को हम लोग यहां पर दो वर्गों में बांट सकते हैं।
सिंधु की सहायक नदियों को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। सिंधु की सहायक नदियां दो भागों में बांटा जा सकता है, बाईं और दाईं ओर। बाईं ओर की सहायक नदियां और दाईं ओर की सहायक नदियां। सबसे पहले लिखते हैं दाईं ओर। दाईं ओर की सहायक नदियां, तो दाईं ओर की सहायक नदियों में हमने देखा था श्योक। श्योक है। फिर हमने देखा था गिलगित। श्योक है, गिलगित है। इसके बाद है काबुल नदी। काबुल के बाद है कुर्रम नदी। श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल। एक नदी है गोमल। काबुल, कुर्रम, गोमल, ठीक है। तो श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल। इसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हम लिखेंगे पहले जास्कर और लिखेंगे पंचनद। जास्कर और पंचनद, ठीक है। और पंचनद में हम ब्रैकेट में लिखेंगे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये पंचनद के अंतर्गत आ गई। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज पंचनद के अंतर्गत। इसके बाद हम कुछ अन्य सहायक नदियां भी यहां लिखेंगे। अन्य सहायक नदियां, अन्य सहायक नदियां जैसे नुब्रा। एक नदी है गास्टिंग नाम की, एक नदी है, गास्टिंग बोलते हैं। नुब्रा है और एक नदी है यहां पर गास्टिंग नाम की, एक नदी है गास्टिंग, ठीक है। गास्टिंग नाम की नदी है गास्टिंग। आपने कारगिल का भी नाम सुना होगा, एक कारगिल नाम की भी नदी है। कारगिल। एक है हुंजा। कारगिल, नुब्रा, गास्टिंग, कारगिल, हुंजा। एक सिगार नदी है, सिगार। तो ये सब अन्य सहायक नदियों के अंतर्गत आ गई। ये सिंधु की अन्य सहायक नदियां हैं। अब यहां पर एक चीज और हम नोट करेंगे कि चेनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चेनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आया हुआ प्रश्न है। मतलब ये जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं ये एनसीईआरटी का फैक्ट है और ये आया हुआ भी है। ये पूछा हुआ है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो है चेनाब, ठीक है। इस बात को जरूर गौर करिएगा, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। हम लोग यहां पर सिंधु की लंबाई का जिक्र अभी तक नहीं किए, उसको भी हम बता देते हैं कि यहां पर लंबाई में हमने आपको बताया था, लंबाई में उस समय शायद कल पता नहीं बताया था कि नहीं, आज बताता हूं कि 2880 किलोमीटर की लंबाई, 2880 किलोमीटर। इसमें 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ज्यादातर नदियां भारत में कितनी बहती यही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन दोनों बात यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि ये मुख्य नदी है यहां पर ना, सिंधु तंत्र की ये मुख्य नदी है। इसको हम लोग नोट करेंगे। लिखिएगा सिंधु की लंबाई। सिंधु की लंबाई, तो सिंधु की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसमें से लिखना है कि इसमें से 1114 किलोमीटर यह भारत में बहती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भारत में इस नदी का प्रवाह कितना है, तो आप बताएंगे 1114 किलोमीटर भारत में इसका प्रवाह है। भारत में इसका प्रवाह 1114 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ठीक, चलिए, तो हम लोग यहां पर सिंधु नदी के बारे में, इसकी सहायक नदियों को भी समझ लिए। अब हमें बात करना है कि सिंधु नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं सिंधु नदी पर बनी हुई हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं सर 2900 किलोमीटर। देखिए, ये एनसीईआरटी का फैक्ट हमने डाला है। ये बात सही कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर 2900 किलोमीटर की लंबाई बताई गई है, लेकिन यहां पर हमने एनसीईआरटी का फैक्ट डाला है, और एनसीईआरटी में जो है उसी को आप लिखिए, उसी को मानिए। ठीक है ना, कुछ जगहों पर यहां पर एनसीईआरटी को ही प्राथमिकता देना जरूरी है। अब इसके बाद सिंधु नदी की हम परियोजनाओं की बात करें, कौन कौन सी परियोजनाएं इस पर है। सिंधु नदी की परियोजनाएं, सिंधु नदी की परियोजनाएं। एक प्रमुख परियोजना जो सिंधु नदी के ऊपर है, एक है निम्मो बाजगो परियोजना। निम्मो बाजगो परियोजना। ये लद्दाख क्षेत्र में है। निम्मो बाजगो परियोजना कहां पर है, तो लद्दाख क्षेत्र में है। निम्मो बाजगो परियोजना, ध्यान रखिएगा, कहां पर है, तो लद्दाख क्षेत्र में है। लद्दाख क्षेत्र में निम्मो बाजगो परियोजना है। इसके अतिरिक्त आप गौर करिएगा, यहां पर निम्मो बाजगो परियोजना जो है ये लद्दाख क्षेत्र में है। इसकी जो और परियोजनाएं हैं, इसमें हम लद्दाख और कारगिल क्षेत्र की परियोजनाओं की बात करेंगे। लद्दाख क्षेत्र की और कारगिल क्षेत्र की परियोजना, जैसे एक है दरबुक श्योक परियोजना। ये सब प्रस्तावित है, सब नई परियोजनाएं हैं। दरबुक श्योक परियोजना। एक है निमू परियोजना। दरबुक श्योक परियोजना एक है, निमू परियोजना। दरबुक श्योक परियोजना एक है, निमू परियोजना एक है, रांगडू परियोजना। रांगडू परियोजना। रांगडू परियोजना एक है, रतन नाग परियोजना। कहोगे इतनी सारी परियोजनाएं, तो ये सब नई परियोजनाएं। रतन नाग परियोजना, रांगडू परियोजना, रतन नाग परियोजना। ठीक है, रतन नाग परियोजना। एक और लिख लेते हैं यहां पर, एक है शंकु परियोजना। शंकु, शंकु परियोजना। और भी कुछ है, शंकु परियोजना। इसके बाद है मांगडुंग परियोजना। मांगडुंग परियोजना। मांगडुंग परियोजना। इसके अतिरिक्त है, एक है शुरू परियोजना। पहले तमसा लिखता हूं, तमसा परियोजना। एक है शुरू परियोजना। तमसा और शुरू परियोजना। अब देखिए, इतनी सारी परियोजनाएं हमने यहां पर बताया, ये सब नई परियोजनाएं हैं। इतना हमने इसलिए लिखा, इसमें इतना हमने इसलिए लिखा कि इसमें आप याद रखिए कि इसमें भारत में, चूंकि भारत के संदर्भ में इस समय ये नदी बहुत चर्चा में है। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा चर्चा में अपने परियोजनाओं को लेकर के ही है, क्योंकि जब से बात ये आ रही है कि भाई पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है, बात ये आ रही है कि भारत अब सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में
ये सारी परियोजनाएं, इनका महत्व है क्योंकि इन्हीं परियोजनाओं के माध्यम से ही जल का उपयोग किया जाएगा या जल को रोका जाएगा। तो इस कंडीशन में ये सारी परियोजनाएं हमारे लिए जरूरी है जानना, ठीक है। ये सब नई परियोजनाएं जिसका विकास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें से ये जो सारी परियोजनाएं हैं, ये लद्दाख क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। लद्दाख क्षेत्र में परियोजनाएं हैं। ठीक है। और यहां पर ये जो हमने लिखा है, ये सारी जो परियोजनाएं हैं, तो ये जो परियोजनाएं हैं ये कारगिल क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। कारगिल क्षेत्र में मतलब इसके लद्दाख क्षेत्र में और कारगिल क्षेत्र में। तो ये सारे के सारे सिंधु नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं हैं, ठीक है। इसमें कुछ कार्यशील है, कुछ पर काम चल रहा है, कुछ प्रस्तावित भी हैं इसमें। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए कि यहां पर चूंकि इनका महत्व है, इस समय वर्तमान में चर्चा में है ये सब, इसीलिए हमने सारी प्रस्तावित परियोजनाओं को लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न है कि सर ये है क्या चीज। देखिए, ये जो परियोजनाएं होती हैं मतलब एक तरह का डैम होता है, बांध होता है, जलाशय होता है, ठीक है ना। जहां मतलब ये जितनी परियोजनाएं होती हैं ये बहुउद्देशीय परियोजना होती है, जिसका उद्देश्य जो होता है पीने के पानी की व्यवस्था करना, जल को संचित करके सिंचाई के लिए उपयोग करना। इसके अतिरिक्त इसकी उपयोगिता होती है बिजली बनाना, डैम बना करके बिजली बनाना। तो इस तरह से कई सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं। इसी वजह से यहाँ पर इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ये सारी बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इनको कहते हैं। तो ये सारी परियोजनाएं हमने देखा जो कि सिंधु नदी से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कि सिंधु के किनारे कौन से नगर हैं। सिंधु के किनारे स्थित नगर, सिंधु के किनारे स्थित नगर। सिंधु के किनारे स्थित नगर में एक है लेह और दूसरा है कारगिल। लेह और कारगिल। तो सिंधु के किनारे लेह और कारगिल ये नगर स्थित हैं, ठीक है। लेह और कारगिल। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु गिरती कहां है। देखिए, सिंधु नदी कहां गिरती है। तो सिंधु नदी, अरे सॉरी, कारगिल नहीं, कराची लिखना था, कारगिल लिख दिया मैं। कराची। देखिए, सिंधु नदी कराची के निकट, कराची के निकट से, कराची के निकट से अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। तो कराची के निकट ही अरब सागर में जाके गिरने वाली नदी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में जाना। अभी पूरा सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ सिंधु नदी को भी हम जाने हैं। अब हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। सिंधु नदी कराची के निकट से अरब सागर में गिरती है। तो चलिए, हमने आपको अभी सिंधु नदी के बारे में बताया। अगली नदी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सिंधु नदी है, हमने जान लिया बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बुंजी गॉर्ज बनाती हुई कैसे कैसे ये बह रही है। अब इसकी सहायक नदियों में आप देखिए, मुख्य जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र में, अब एक है यहां पर झेलम नदी। झेलम, झेलम के लिए गौर करिएगा। झेलम नदी जो है ये बेरीनाग झरने के निकट से निकलती है। झेलम नदी बेरीनाग झरने के पास से निकलती है और बेरीनाग झरने से के पास से निकल करके यहां पर वुलर नाम की एक लेक है, वुलर झील। वुलर झील से होकर के बहती है, ठीक है ना, वुलर लेक से होते हुए बहती है। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर कभी पूछा जाए तो वुलर लेक है, ठीक है। तो यहां से वुलर लेक से हो करके ये आगे की ओर बढ़ रही है, वुलर लेक से होकर आगे की ओर बढ़ रही है और आगे जाकर के आप देखिए इसके किनारे श्रीनगर शहर में स्थित है और भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे बहती है। भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बनाते हुए बहती है। भारत
भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए, बाउंड्री बनाते हुए प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा बना के बहती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं, उसमें एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा एक बहुत सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी है किशन गंगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी है झेलम की, ठीक है। झेलम के ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा तुलबुल परियोजना बनाई गई है। और इसके बाद ये जा करके भारत पाकिस्तान सीमा बनाते हुए फिर पाकिस्तान में इसका प्रवेश हो जाता है। तो अब चलिए झेलम नदी को लिखते हैं। झेलम नदी, नेक्स्ट इज झेलम रिवर। झेलम नदी, तो झेलम नदी के बारे में अब पॉइंट्स नोट करेंगे। झेलम नदी के बारे में बिंदु लिखेंगे हम लोग। झेलम, स्रोत या सोर्स, बेरीनाग झरने के निकट, झरने के निकट शेषनाग झील से निकलती है। बेरीनाग झरने के निकट शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। बेरीनाग झरने के पास शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग लेक, कहीं कहीं लिखा रहता है कि शेषनाग झील से निकलती है और कहीं कहीं निकलता है बेरीनाग झरने से निकलती है, ठीक है ना। तो बेरीनाग झरने के निकट शेषनाग झील से निकलती है, दोनों में से सही बात, जो भी ऑप्शन मिले, चाहे शेषनाग लेक चाहे बेरीनाग, कुछ भी पूछा जाए। यहां पर एक चीज और हमें नोट करना चाहिए, ये जो सिंधु नदी है इसके बारे में एक पॉइंट हमें और लिखना चाहिए कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के बारे में एक पॉइंट हमें और लिखना चाहिए सिंधु नदी के लिए। इसे तिब्बत में, इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं, मतलब शेर का मुख। सिंगी खम्बान, शेर का मुख, सिंगी खम्बान कहते हैं, ठीक है। सतलज को लांगचिंग खम्बान बोलते हैं, इसको सिंगी खम्बान बोलते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी बेरीनाग झरने से निकट निकल के बहती है, लिखिएगा। यह नदी वुलर झील, वुलर झील से होकर बहती है। वुलर झील से होकर बहती है, वुलर लेक से होकर बहती है, ठीक है। वुलर झील से होकर बहती है। वुलर लेक के बारे में जरूर ध्यान रखें कि आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछा जाए तो आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। कहां है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के आधार पे। क्षेत्रफल के आधार पे, मतलब एरिया के आधार पे सबसे बड़ी कौन सी हो जाती है? तो वो हो जाती है लोकटक झील, मणिपुर में है। और जल पूरे मतलब आयतन मतलब गहराई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई मिला करके तो सबसे बड़ी
झील हो जाती है वुलर लेक, वुलर झील। अब इसके बाद ध्यान रखें, आगे बढ़ा जाए। इसके किनारे शहर कौन सा है या नगर कौन से है इसके किनारे? तो शहर है श्रीनगर। इसके किनारे शहर है श्रीनगर। श्रीनगर इसके किनारे अवस्थित एक शहर है, श्रीनगर इसके किनारे स्थित शहर है। ठीक है। इसके बाद भारत पाकिस्तान की चूंकि ये सीमा बनाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है कि भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। झेलम की लंबाई, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। इसके बाद इसकी सहायक नदियां लिखेंगे। तो झेलम की जो सहायक नदियां हैं उसमें है किशन गंगा, और कुन्हार, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, किशन गंगा कुन्हार। इसके ऊपर परियोजनाएं भी हैं। परियोजनाएं, परियोजनाएं, तो परियोजनाओं में एक तो किशनगंगा नदी पर है जिसको किशनगंगा परियोजना कहा जाता है, किशनगंगा नदी पर। बाकी इस पर प्रमुख परियोजनाएं में है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना पर नीलम परियोजना भी एक है, नीलम बांध। ठीक है, नीलम बांध, चूंकि नीलम इसको कहा जाता है, नीलम इसको कहा जाता है। और एक और है रसूल बांध परियोजना है, तुलबुल, नीलम और रसूल बांध, ये सब जम्मू कश्मीर में है। जेएनके में सारी परियोजनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में। झेलम का वैदिक नाम वितस्ता, वितस्ता। झेलम का वैदिक नाम वितस्ता। इसका ग्रीक नाम क्या है ये भी जानिए। तो ग्रीक नाम है हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज बोलते हैं, ग्रीक नाम हाइडेस्पीज है। और झेलम का जो वैदिक नाम है वो है वितस्ता। झेलम को वितस्ता भी कहा जाता है, झेलम का वैदिक नाम वितस्ता। ठीक, बस। बाकी अब ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब बाकी लोग पाकिस्तानी याद करेंगे, सारा हम ही थोड़ी याद करेंगे। हम ही लोग सारा थोड़ी पढ़ेंगे, कुछ पाकिस्तान वाले भी पढ़ें, है कि नहीं? चलिए। हर नदी, नहर, बांध, झील, झरना, पोखर, तालाब, और भी कुछ एक आध लिख दिए होते, नाली वाली सब लिख दिए होते, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। हर नदी, नहर, बांध, झील, झरना, पोखर, तालाब में अंतर स्पष्ट कीजिए प्लीज। नाली लिख देना चाहिए था,
और क्या हो सकता है, गढ़ ही लिख देना चाहिए था, सब में अंतर स्पष्ट करें, है ना। नदी जो होती है एक स्रोत से निकलती है और एक डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। ठीक है, एक निश्चित धारा मतलब एक निश्चित स्रोत तक से निकल करके और निश्चित डेस्टिनेशन, एक निश्चित स्थान तक पहुंचती है। ढाल के अनुरूप बहने वाली जो धाराएं हैं वो नदियां होती हैं। झील क्या होती है, वैसे चीज, वैसा मतलब जलाशय या वैसा जल क्षेत्र जो कि एक बृहद रूप में, प्राकृतिक रूप में जहाँ पे जल जमा होता है लेकिन कहीं और वहाँ का जल जाता नहीं है, वो झील हो गया। ठीक है। और तालाब क्या होता है, तालाब सामान्यतः जो तालाब होते हैं वो मैनमेड होते हैं, बनाए गए होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। झीलें प्राकृतिक होती हैं और ये मैनमेड होते हैं। ठीक है, तालाब। अब इसके बाद झेलम के बाद लिखिए चेनाब। नेक्स्ट इज चेनाब रिवर। झेलम के बाद चेनाब नदी। चेनाब नदी के लिए याद रखेंगे कि ये कहां से निकलती है। चेनाब स्रोत, देखिएगा, बड़ा लाचा दर्रे के निकट। चलिए बताइए, बड़ा लाचा दर्रा किस श्रेणी में है, किस पर्वत श्रेणी में बड़ा लाचा दर्रा है। बड़ा लाचा दर्रे के निकट, बड़ा लाचा दर्रे के निकट चंद्रा और भागा, चंद्रा व भागा नदियों के मिलने से बनती है। चंद्रा व भागा नदियों के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है, बड़ा लाचा दर्रे के निकट, चंद्रा भागा के मिलने से। मैंने पूछा बड़ा लाचा दर्रा बताइए किस पर्वत श्रेणी में है, इसका उत्तर दीजिए। कुछ लोग बता रहे सिक्किम में है, तो देख लूं किसका क्या उत्तर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में, ये क्या होता है, मिडिल माउंटेन में है, बहुत सुंदर। बताइए देखें कौन क्या उत्तर देता है। बड़ा लाचा दर्रा बताइए किस पर्वत श्रेणी में है, इसका उत्तर चाहिए मुझे। किस पर्वत श्रेणी में बड़ा लाचा दर्रा है। जो भी मेरे पास अब तक उत्तर आए हैं उसमें से सब गलत है। एक अशोक और एक पिंकी नाम का से उत्तर आ रहा है, यही दो उत्तर सही आ रहा है। एक रुद्र प्रताप नाम से उत्तर आ रहा है, वो भी सही आ रहा है। और सब गलत उत्तर आ रहे हैं। कोई रिवीजन नहीं करते हो तुम लोग, बिल्कुल भी नहीं। कोई रिवीजन नहीं करते हैं। बिना रिवीजन करे कोई फायदा है क्या। कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी कर लो, बिना रिवीजन किए क्या फायदा है। हुँ? अभी मैं यहाँ पे एक मैसेज देख रहा था, मैंने बताया कि सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर लंबी है, मतलब लंबाई तक बहती है। तो मैं एक मैसेज किसी का दिख रहा था, सर तिब्बत में कितना बहती है और पाकिस्तान में कितना बहती है वो भी बता दीजिए। तिब्बत और पाकिस्तान की परीक्षा देनी है कि भारत की परीक्षा देनी है। पाकिस्तान की तो परीक्षा नहीं देनी है कि पाकिस्तान के में जाकर के अधिकारी बनने वाले हो और टीचर, अधिकारी या जो भी कुछ बनना चाहते हो। मतलब जो भारत का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो तुम लोग को याद ही नहीं रहता, उसका तुम लोग रिवीजन कर ही नहीं रहे हो। तिब्बत में कितनी लंबी है और पाकिस्तान में कितनी लंबी है वो जरूर याद करना है, जो कि कभी पूछा नहीं जाएगा। जास्कर श्रेणी में, बहुत सारे उत्तर अब आए हैं, उलट पलट के देख लिया गया होगा। जास्कर श्रेणी में है बड़ा लाचा दर्रा में, बड़ा लाचा दर्रा के निकट बड़ा लाचा दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में है। जास्कर श्रेणी में कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में ये दर्रा है। चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है, बहती है। राज्य की बात करें, राज्य तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर।
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों में बहती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में प्रवाहित होती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों में बहती है। चलिए ठीक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। परियोजनाएं, इसकी परियोजनाओं में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। परियोजनाएं बार बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया। एक है परियोजनाओं में सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, पाकल, पाकल डैम, अ, रातले डैम, रातले डैम, पाकल डैम, रातले डैम, सब जम्मू कश्मीर में है। अब कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, ये सब तो पहले से परियोजना है। पाकल और रातले को जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पाकल और रातले को आप जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ये नए डैम हैं जो कि बनाए जा रहे हैं, और इस पर जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब आजकल चर्चा में बना हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी, इस पर आया हुआ प्रश्न है, लिखिएगा कि चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी धौलाधार एवं पीर पांजाल, धौलाधार एवं पीर पांजाल श्रेणियों के मध्य, धौलाधार और पीर पांजाल श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। दोनों नदियों, दोनों श्रेणियों के बीच में बहती है, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चिनाब नदी धौलाधार पीर पांजाल के बीच में बहती है। चलिए बताइए, धौलाधार और पीर पांजाल ये हिमालय के किस श्रेणी से संबंधित है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, या फिर शिवालिक, या बृहद, लघु या शिवालिक, या ट्रांस हिमालय? ये किससे संबंधित है बताइए? धौलाधार और पीर पांजाल ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक, इनमें से किससे संबंधित है? किससे संबंधित ये है बताइए, इसके बारे में उत्तर दीजिए कि लघु हिमालय या पीर पांजाल, मतलब धौलाधार पीर पांजाल लघु हिमालय, या फिर शिवालिक, या फिर बृहद हिमालय, या फिर ट्रांस हिमालय, किससे संबंधित है? ये आपको उत्तर देना है। चिनाब नदी की बात हमने करी। चिनाब के बाद अब इसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो गौर करेंगे, इसके साउथ में सिंधु, झेलम, चिनाब। अब ध्यान दीजिए, अब हम आ गए रावी। देखिए यहां पर रावी नदी है, रावी नदी जहां से निकलती है वहां पर है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा है, ठीक है ना। रावी नदी जहां से निकलती है वहां पर है रोहतांग दर्रा। चलिए, बहुत उत्तर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब मैं एकदम
दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग में से 50% लोग जरूर कम से कम इतने हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं कभी अपने क्लास नोट्स का। देखिए, मैं कितना भी मेहनत करूं, कितना भी कुछ पढ़ाऊं, आप चाहे कितना भी कुछ करिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे उत्तर आ रहे हैं कि मैं, कोई ट्रांस हिमालय बता रहा है, कोई शिवालिक बता रहा है, कोई बृहद हिमालय बता रहा है। बताइए कैसे चलेगा? कितना दिन हुआ अभी पढ़ाए हुए? पीर पांजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, जास्कर रेंज और महाभारत रेंज, ये चारों श्रेणियां जो हैं, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय से संबंधित है। ये सब लघु या मध्य हिमालय से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब इसी, कुछ लोग महान हिमालय लिख के बता रहे हैं, क्या कहें हम, ग्रेट हिमालय, अलग अलग उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से आप लोग तैयारी में ध्यान नहीं दे रहे, कह सकता हूं मैं। नहीं तो इतना ज्यादा डिफरेंस, मतलब मैक्सिमम उत्तर गलत आ रहे हैं, कुछ ही उत्तर सही आ रहे हैं। सिर्फ 25% लोग सही बता रहे हैं, 75% लोग बस जैसे लग रहा पहेलियां बुझा रहे हो। ठीक है ना? चलिए चलिए, यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। धांग पहाड़ी, धांग और डंडवा हिल, धांग और डंडवा हिल, बताइए ये किससे संबंधित है? ये क्या ये जास्कर श्रेणी की पहाड़ियां हैं, धांग और डंडवा, या ये लद्दाख श्रेणी की पहाड़ियां हैं, या शिवालिक की पहाड़ियां हैं, या उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां हैं? बताइए, उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां हैं, या जास्कर से संबंधित है, या लद्दाख से संबंधित है, या शिवालिक से संबंधित है? बताइए, उत्तर दीजिए। धांग और डंडवा, धांग और डंडवा किससे संबंधित है? उत्तर दीजिए। धांग और डंडवा किससे संबंधित है? धांग और डंडवा हिल। रावी के बारे में नोट कर देता हूं, रावी नदी, रावी नदी। अब जो रावी नदी है, वहां से निकलती है। स्रोत, यह कुल्लू पहाड़ियों, रोहतांग दर्रे के निकट, यह रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रे के निकट कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। कुल्लू पहाड़ी से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। स्रोत है रोहतांग, कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। जब हम राज्य की बात करेंगे, किस राज्य में ये बहती है, तो राज्य क्या है? वाह, इस बार तो मुझे लग रहा है कि 50% लोग इसका उत्तर सही दे दिए हैं, शिवालिक। लेकिन उत्तर बाकी लोग क्या दिए? कुछ लोग लघु हिमालय, लोअर हिमालय, कुछ लोग मध्य हिमालय लिख रहे हैं, कुछ लोग जास्कर भी लिखे हुए हैं। अरे जास्कर तो ट्रांस हिमालय का भाग है, वो कैसे हो सकता है? कुछ लोग उत्तर पूर्वी राज्य भी लिखे हुए हैं। ठीक है, धांग और डंडवा हिल जो है, ये शिवालिक से संबंधित है और उत्तराखंड में है। राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सीमा ये छू जाती है नदी। ठीक है ना? जम्मू कश्मीर राज्य छू जाती है। इसके बाद
इसके ऊपर जो परियोजना बनी है, परियोजना जो इससे संबंधित है, तो इससे संबंधित जो परियोजनाएं हैं उस पर गौर करेंगे। परियोजना इस पर है, परियोजना जिसका नाम है तीन बांध परियोजना। तीन बांध परियोजना, तीन बांध परियोजना जो है ये पंजाब राज्य में है। कहां पर है? तो पंजाब में है। तीन बांध परियोजना कहां है? तो पंजाब में है। इसी तीन बांध परियोजना से संबंधित रणजीत सागर जलाशय भी है, संबंधित है रणजीत सागर जलाशय। इसी वजह से इस परियोजना को रणजीत सागर परियोजना भी कहते हैं। रणजीत सागर जलाशय तीन बांध परियोजना से संबंधित है। और एक नई परियोजना इस पर बन रही है जिसका नाम है शाहपुर कंडी डैम। जरूर याद रखिएगा इसको, ये पूछा जा सकता है। शाहपुर कंडी डैम, शाहपुर कंडी परियोजना। और जो शाहपुर कंडी परियोजना है ये कहां पर है? तो शाहपुर कंडी परियोजना भी पंजाब में है, ये भी पंजाब में है। ठीक है, तो स्रोत हमने जाना, कहां से निकलती है, राज्य जाना, और इसकी परियोजनाओं को जाना कि कौन सी परियोजना इस नदी से संबंधित है, कौन सी परियोजना इससे संबंधित है। तो शाहपुर कंडी परियोजना पंजाब में है और तीन बांध परियोजना रणजीत सागर। शाहपुर कंडी परियोजना निर्माणाधीन है, ऑलमोस्ट बन के कंप्लीट होने वाली है। ठीक है ना, लगभग लगभग बन के कंप्लीट होने वाली है। तो इस तरह से ये रावी नदी की हमने बात करी, रावी नदी है ये। तीन बांध, पंजाब, रणजीत सागर जलाशय। रणजीत सागर जलाशय जो है ये तीन बांध से संबंधित एक जलाशय है। कभी भी कोई बांध बनाया जाता है तो बांध के साथ एक जलाशय भी बनाना पड़ता है, बांध के साथ एक जलाशय बनाना होता है जहां से, जहां पर जल को कलेक्ट किया जा सके, फिर उस जल को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। तो एक प्रवाह बाद में भी बना रहता है और फिर उस जल को छोड़ करके और विद्युत उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये यहां पर रावी नदी है, रावी नदी की बात हमने करी। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही रहेगा, आज बस इतना ही। बाकी अब हम कल बात करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस था कुछ कारण से, आज रहने देते हैं इतने पे ही। या, या छोड़ो, थोड़ा बहुत और है, लिख देता हूं। एक है ब्यास नदी, ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो स्रोत है, इसका स्रोत है ब्यास कुंड। यह रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है बताइए, या ये बताइए रोहतांग दर्रा जोड़ता किसको है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, जोड़ता किसको है, ये बताइए। किस राज्य में है, जोड़ता किसको है? सभी लोगों ने मुझे थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू सर, थैंक यू, क्यों मैंने बोल दिया था बंद करते हैं, लेकिन मैंने फिर से शुरू कर दिया। चलिए बताइए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है और किसको जोड़ता है? स्रोत रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से ये निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रे के पास। राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, यह नदी पाकिस्तान में नहीं प्रवेश करती है। ठीक है, हरिके नामक जगह पे मिल जाती है सतलज में। इसके बाद इसकी परियोजनाओं की बात करें, इस नदी पर कौन सी परियोजना है? तो इस पर जो परियोजना है उसका नाम है पोंग जलाशय, पोंग जलाशय। ठीक है, पोंग जलाशय।
पोंग जलाशय। इसके लिए लिखिए, इस पे एक महाराणा प्रताप सागर है। पोंग जलाशय, एक सेकंड एक सेकंड, पोंग बांध, और इस तरह से लिखते हैं, पोंग बांध। और इसके साथ एक जलाशय बना हुआ है जिसका नाम पहले पोंग जलाशय था, अब बदल के महाराणा प्रताप सागर कर दिया गया है। महाराणा प्रताप सागर इसका नाम कर दिया गया है। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल और पंजाब दोनों में है। हिमाचल प्लस पंजाब, मतलब दोनों राज्यों को टच कर जाए, महाराणा प्रताप सागर ये टच कर जाता है। ठीक है। ब्यास नदी, इसके बाद लिखिएगा कि यह नदी पंजाब के हरिके में, पंजाब के हरिके में, हरिके जगह का नाम है, सतलज से मिल जाती है। सतलज से मिल जाती है, पंजाब के हरिके में सतलज से मिल जाती है। ठीक है। पंजाब के हरिके नामक जगह पर ये सतलज नदी से मिल जाती है। पंजाब के हरिके में मिलती है, किससे? सतलज नदी से मिलती है। इसके बाद आप क्या थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर कि जो हरिके है ना पंजाब में, यहीं से हरिके जो स्थान है, हरिके जो जगह है, यहीं से, यहां से इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि हरिके से लेके राजस्थान के जैसलमेर तक है। हरिके से जैसलमेर तक है। हरिके से जैसलमेर तक। और याद रखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि यह विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर। चलिए, बहुत लोगों ने उत्तर दिया है रोहतांग दर्रे के बारे में कि मनाली और लेह को जोड़ता है। बिल्कुल सही बात है, रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है। ठीक है ना। तो यहां इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर ये विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहां तक आपको बताया। अब कल हम लोग सतलज नदी की बात करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग सतलज नदी और गंगा नदी की बात करेंगे। कल हम लोग दो नदियों को कंप्लीट करेंगे, सतलज और गंगा नदी को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। ओवर करता हूं मैं। कल मिलेंगे तो क्या की बात। रिवीजन जरूर आप लोग किया करें। ठीक है ना। जितना भी समय आपको मिल पाता है थोड़ा करिए, पूरा मत करिए, थोड़ा करिए, बट रिवीजन करिए। जरूरी ये भी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन आप एक दिन करें। आप ये समय बांध लें, हो सकता है कि आप एक दिन में एक का रिवीजन करें, कोई बात नहीं है। अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट का कर लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट का रिवीजन जरूरी है। कितना भी आप पढ़ेंगे, जब तक रिवीजन बार बार नहीं होगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठने वाली है। ये सच्चाई है। तो रिवीजन के लिए समय जरूर निकालिए। और दूसरी बात, आप लोग कहते हैं कि दिन भर क्लासेस रहती हैं, ठीक है, क्लास करिए जो आपके लिए जरूरी है, और उतना करिए, लेकिन साथ के साथ रिवीजन के लिए समय जरूर निकालिए। कम करिए रिवीजन, लेकिन करिए। एक सब्जेक्ट का करिए, दो सब्जेक्ट का करिए, सब मत करिए, लेकिन करते रहिए रिवीजन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।